कल्पना कीजिए, एक माता पिता अपने बेटे की जो 13 साल से बिस्तर पर पड़ा है, उसकी दिन रात सेवा करते हैं। ना वो बोल सकता है, ना आपको पहचान सकता है, ना कभी उसकी उठने की संभावना है, लेकिन उसका दिल धड़क रहा है। क्या उसे ऐसे ही जिंदा रखा जाए या उसे सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा किया जाए? इसी सवाल ने पूरे भारत को झकझोर दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा नाम के युवक को राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार दे दिया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या किसी इंसान को मरने का अधिकार होना चाहिए? आज हम इसी केस को मनोविज्ञान, समाज, कानून और इतिहास के चारों नजरियों से समझेंगे। अब चलते हैं 2013 में। एक इंजीनियरिंग छात्र हरीश राणा चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन वो अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गया। उसके दिमाग में गंभीर चोट लगी और फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। आंखें कभी कभी खुलती थी, सांस चलती थी, लेकिन दिमाग कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। 13 साल तक उसके माता पिता हर दिन उसे खाना नली से खिलाते थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा अब उसके ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। आखिरकार उसके माता पिता ने अदालत में कहा, हम अपने बेटे को इस तरह पीड़ित नहीं देख सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई मरीज स्थायी कोमा में हो, उसके ठीक होने की संभावनाएं ना हो और मेडिकल बोर्ड इसकी पुष्टि कर दे तो लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। इसे कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया, यानी किसी को मारना नहीं बल्कि इलाज रोक देना। कोर्ट ने इसकी नई व्याख्या दी, जीवन का अधिकार तभी सार्थक है जब उसमें गरिमा हो। इसलिए राइट टू लाइफ, राइट टू डाई विद डिग्निटी भी हो सकता है। इतिहास में इच्छा मृत्यु की बहस नई नहीं है। भारत अरुणा सानवा केस, जिसमें 1973 में एक नर्स अरुणा सानवाग पर हमला हुआ, वो 42 साल तक कोमा में रही। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसिव यूथेनेशिया कुछ शर्तों पर संभव है। कई देशों में इच्छा मृत्यु कानूनी है। नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इन देशों में कुछ स्थितियों में डॉक्टर मरीज को मौत देने में भी मदद करते हैं। इसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। लेकिन भारत में यह अभी गैर कानूनी है। पश्चिमी समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनका तर्क है, अगर जीवन मेरा है तो निर्णय भी मेरा होना चाहिए। जबकि भारतीय समाज में सोच अलग है। हम मानते हैं जीवन ईश्वर का है, परिवार की जिम्मेदारी है, मरना पाप माना जाता है। इसलिए भारत में इच्छा मृत्यु एक भावनात्मक और धार्मिक बहस बन जाती है। इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा है माता पिता की मनोदशा। कल्पना कीजिए, 13 साल तक आप रोज एक बच्चे को ऐसे देखें, ना वो आपको पहचानता है और ना कभी ठीक होगा। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्बिग्युअस लॉस, यानी व्यक्ति जीवित तो है और खो भी चुका है। यह सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था, यह एक परिवार की त्रासदी थी। इस फैसले के बाद भारत में 3 बड़ी बहसें शुरू हो गई, जिसमें मेडिकल एथिक्स पर बहस में बड़ा लॉजिक है। क्या डॉक्टर का काम जीवन बचाना है या जीवन को खत्म करना? और दूसरी बहस कानून के संदर्भ में, क्या भारत में एक्टिव यूथेनेशिया को भी कानूनी मान्यता मिलना चाहिए? क्या गरीब परिवार आर्थिक दबाव में ऐसे फैसले लेने लगेंगे? यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को इस विषय पर स्पष्ट कानून बनाना चाहिए। आखिर में सवाल वही रह जाता है, जीवन क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना जीवन है या सम्मान और चेतना भी जरूरी है? शेक्सपियर ने कहा था, टू बी और नॉट टू बी। यही सवाल आज भारत के सामने खड़ा है। कल्पना कीजिए, अगर कभी ऐसी स्थिति आपके परिवार में आए तो आप क्या करेंगे? कई वर्षों तक जीवन बचाते रहेंगे या गरिमा के साथ विदाई देंगे? कमेंट में लिखिए, जीवन का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या गरिमा के साथ मरने का अधिकार? क्योंकि यह बहस अभी खत्म नहीं हुई, यह अभी शुरू हुई है।